ऑप्शन सी 2500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी डेट को लेकर के आए हैं। आज के इस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हम इस चैप्टर में मौर्य साम्राज्य के विषय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज के इस चैप्टर से हमको मिलता है प्राचीन भारत का इतिहास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना ये दे दें कि अब जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं वो हमको 8577885934 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और हम इसे वीडियो के अंत में आपको ये कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। ओके, तो आप वहां पर भी जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ओके, तो अगर आप आज ही ले लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आज हम स्पेशल ऑफर चला रहे हैं, 50% की छूट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहला प्रश्न दिया जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन ए 2000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 2300 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 2500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 3000 वर्ष पूर्व। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं। इसका आंसर बी। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये आज से लगभग 2300 साल पहले हुई थी, अर्थात 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनसे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। तो कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ओके, देखा जाए तो ये इसकी स्थापना जो थी वो नाम चंद्रगुप्त का था, लेकिन इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो कौटिल्य को ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मलविकाग्निमित्रम, ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दूसरे का कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कि कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है? चलिए इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य है या फिर इनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि अध्यायी अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसके बाद में जो मालविकाग्निमित्रम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये दोनों रचनाएं हैं कालिदास जी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सबसे पहला राजा था चंद्रगुप्त, दूसरा था अशोक, तीसरा था बिंदुसार, या फिर ऑप्शन बी सबसे पहला राजा अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन सी पहले बिंदुसार फिर चंद्रगुप्त और फिर अशोक, या फिर ऑप्शन डी पहले चंद्रगुप्त फिर इसके बाद बिंदुसार और इसके बाद अशोक। तो मौर्य वंश के जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन था, इसके बाद में कौन था, इसके बाद में कौन था, अर्थात इनका सही वंशानुक्रम बताना है। ओके, तो इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है डी, अर्थात सबसे पहले चंद्रगुप्त राजा बना था जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में बिंदुसार जो कि ये चंद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। और इसके बाद में अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप सभी लोगों के सामने मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी सांची। तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि चौथे का ए सही होगा या बी सही होगा या डी सही होगा या फिर सी सही होगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात जो मौर्य साम्राज्य है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी व्याख्या भी आपको यहां पर मिलती है। दिया जा रहा है कि उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जा चुका है। Ritesh, will India win the World Cup? What do you think about the celebrity marriage? Clueless about current affairs? Download the InShorts app to read news in just 60 words for you. ये प्रश्न अक्सर पूछा भी जा चुका है। ओके, तो इसके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कंधार, ब्रह्मगिरी, ऑप्शन इसका तीसरा है जौगड़, या फिर चौथा गिरनार, या फिर पांचवा लुम्बिनी। तो आपको बताना है इन कूटों की मदद से कि कौन सा ऑप्शन सही है। अर्थात ऑप्शन ए केवल एक सही, अर्थात केवल एक और 5 सही है। केवल कंधार और लुम्बिनी से अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमको मिले हैं, शिलालेख, ठीक है। या फिर ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात ब्रह्मगिरी और जौगड़ से सिर्फ हमको अशोक के शिलालेख मिले हैं। या फिर ऑप्शन सी जो दिया जा रहा है कि केवल 5, अर्थात अशोक के शिलालेख हमको सिर्फ लुम्बिनी से मिले हैं। या फिर डी 1 2 3 4 5, अर्थात इन पांचों जगहों से हमको अशोक के शिलालेख मिले हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ यही 5 नहीं, और भी कई जगहें ऐसी हैं जहां से हमको अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, इसके बाद में मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, इसके बाद में कलसी, टोकरा, मेरठ, बहादुरपुर जो कि दिल्ली में है, इसके बाद में लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अर्राज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगड़, कलिंग, इसके बाद में सोपारा, सन्नाती, इसके बाद में मस्की, एरुगुड़ी, और इसके बाद में ब्रह्मगिरी। तो इन जगहों से हमको अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये सभी जगह हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जा सकता है। किसी भी एक स्थान का नाम ले देगा, या फिर 2 का ले देगा, या फिर 3 का ले देगा, और कई और नाम ले देगा, और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से हमको अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख ही बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इन सभी नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने है। दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, असत्य हैं, ठीक है। तो असत्य बताना इसमें, अर्थात कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया जा रहा है कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे, अर्थात जो पहले कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो अनियमित ढंग से एकत्रित किया जाता था। किसके साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य में। या फिर कथन दूसरा, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, अर्थात जो मौर्य साम्राज्य में नजराना लिया जाता था, ये नियमित रूप से लिया जाता था। या फिर तीसरा कथन, जहां पर सम्राट का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे, अर्थात जब मौर्य साम्राज्य में जहां तक सम्राट का सीधा शासन चलता था, वहां पर राजा द्वारा कुछ नियुक्त अधिकारी होते थे जो कि कर वसूलते थे। तो इन तीनों में से कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल पहला वाला कथन गलत है, या फिर ऑप्शन बी अर्थात पहला और दूसरा ये दोनों कथन गलत हैं, या फिर ऑप्शन सी केवल दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन सत्य हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका आंसर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हाई होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात केवल 1 और 2 गलत हैं, बाकी जो तीसरा वाला है ये सही है। अब इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। दिया जा रहा है कि कथन 1 और 2 गलत हैं तथा कथन 3 सत्य है। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि अनियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। तो जो कर होते थे पहले मौर्य साम्राज्य में, ये नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे। वहीं जो नजराना है ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो सकता था, विभिन्न चीजों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो कि स्वेच्छा से इसे देते थे, अर्थात जो भी व्यक्ति देना चाहता था स्वेच्छा से उससे लिए जाते थे।
और जो ये कर होते थे इनको देना चाहे या न देना चाहे उसे देना ही पड़ेगा। इसके बाद में पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ पर? एक तो पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र के आसपास के जो इलाके होते थे वहां पर मौर्य साम्राज्य की वहां के जो सम्राट थे उसका सीधा नियंत्रण होता था और यहाँ पर कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि आप सभी लोगों के सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया जा रहा है कि मौर्य प्रशासन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल अर्थात गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। दूसरा कथन है, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। इसके बाद में तीसरा कथन है, अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। अर्थात ऑप्शन ए केवल पहला कथन सही है और तीसरा कथन गलत है, या फिर ऑप्शन बी अर्थात पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है, या फिर ऑप्शन सी अर्थात केवल तीसरा कथन सही है और पहला दूसरा कथन गलत है, या फिर ऑप्शन डी अर्थात कि तीनों ही कथन सही है। तो जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। We love our hair color. I love my brown. I love my burgundy. आणि डॅमेजची चिंता नाही. माझा भरोसा फक्त गार्नियर कलर नॅचरल्स. एक नो अमोनिया फॉर्म्युला ज्यात आहे 10 पट नॅचरल ऑइल्स जे खोलवर जाऊन केसांना कलर करतात आणि पोषण देतात. मिळवा अप्रतिम गडद कलर जो टिकतो 10 आठवड्यांपर्यंत आणि देतो 100% ग्रे कव्हरेज. We love the color आणि आमच्या केसांना मिळतं पोषण. गार्नियर कलर नॅचरल्स बाय गार्नियर नॅचरली. कि इनका कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों ही कथन सही दिए जा रहे हैं। ओके, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी जा रही है, इसको भी देख लेते हैं। तीनों कथन सही हैं। कुछ हद तक जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, छोटे क्षेत्र होते थे, वहां पर जैसे कि पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था। अब वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा भी जाता था। इसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया जा रहा है कि अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेश वाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब होता क्या था कि जो अधिकारी राजा नियुक्त करता था कि आप वहां पर जाकर के कर वसूलेंगे, या फिर किसी व्यक्ति को जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उसको आप दंड देंगे, उसकी भी जासूसी कराते थे मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, वो जो वहां के सम्राट थे, वो उसके लिए कुछ जासूस रखे जाते थे। अब जो जो जासूस थे वो जासूसी करके और राजा तक खबर पहुंचाने के लिए उस संदेश वाहक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तो घूमते रहते थे। ठीक है, एक जैसे दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों के समक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये पूरे 4 कथन दिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 3 नहीं, 1 2 4 और 3 दिया जा रहा है। यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर 4 होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, आप लोग इसको ध्यान में मत रखिएगा। ओके, तो पहला कथन है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेज दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कथन है, भेजने या फिर भेंट होगा। ठीक है, नजराना या फिर भेंट दिया करते थे। इसके बाद में दूसरा कथन है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। दूसरा कथन है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। इसके बाद में चौथा कथन दिया जा रहा है, अर्थात तीसरा, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका कथन ए सही होगा या बी सही होगा या फिर सी या फिर डी। चलिए, इसका आंसर कथन ए में दिया है कि केवल एक सही है। कथन बी अर्थात कथन बी में दिया है केवल तीसरा कथन सही है, या फिर कथन सी में दिया जा रहा है, ऑप्शन सी में दिया जा रहा है केवल 1 और 2 सही है, या फिर ऑप्शन डी में दिया जा रहा है कि 1 2 3 4 चारों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात ये चारों कथन सही हैं। अब इसकी यहाँ पर व्याख्या भी दी जा रही है, तो व्याख्या को भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया जा रहा है कि उपरोक्त तो चारों कथन सही हैं। मौर्य साम्राज्य के में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था।
अब इसमें जो उज्जैन और तक्षशिला ये प्रांतीय राजधानियां थीं। ठीक है, इसके बाद में 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं। कुछ हद तक जो पाटलिपुत्र है इसको ये राजधानी थी किसकी, मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में जो पाटलिपुत्र थी इससे इन क्षेत्रों, ठीक है, पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था और वहां पर राजकुमारों को भेज करके उनसे नियंत्रण रखा जाता था। परंतु इन जगहों पर जो स्थानीय परंपराएं होती थी, वहां के जो नियम होते थे, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता था। ठीक है, वहां के वही नियम रहते थे और वहां पर वही जो तो परंपराएं रहती थी। केवल जो राजकुमार वहां पर भेजे जाते थे वो राज्यपाल के रूप में वहां पर रहते थे। वहां पर वो किसी प्रकार का नियम नहीं बनाते थे और ना ही वहां की परंपराओं को बदलवाते थे। इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसी में दिया जा रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहां से उन्हें संसाधन, कर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्पेशली आपके यूपीएससी प्रीलिम 2020 अर्थात 2020 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है या फिर है। तो पहला कथन दिया जा रहा है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात जो मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिम वाला इलाका था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। इसके बाद में कथन नंबर 2 अर्थात जो दूसरा कथन दिया जा रहा है, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। या फिर कथन नंबर 3 अर्थात कथन तीसरा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिए गए हैं। इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 1 2 3 कथन दिए गए हैं। इसके लिए आप कुछ कूटों की मदद ले सकते हैं। पहला कूट, केवल एक कथन से अर्थात केवल पहला कथन सही है और दोनों कथन गलत हैं। या फिर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। या फिर ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है और जो दूसरा कथन है वो वाला गलत है। या फिर ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों से हमें एक ही उम्मीद रहती है कि आप लोग हमारे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अर्थात केवल एक और दूसरा कथन सही है, जो तीसरा कथन है वो गलत दिया जा रहा है। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। अर्थात जो उत्तर पश्चिम में से जो नजराने लिए जाते थे वो कंबल के रूप में लिए जाते थे और जो दक्षिण भारत से लिए जाते थे ये सोने और कीमती पत्थरों के रूप में नजराने लिए जाते थे। इसके बाद में जो अर्थशास्त्र में हमको बात मिलती है तो अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार मिलते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ही है। इनका नाम चाणक्य था और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य को हम कई नामों से जानते हैं, इसमें से एक चाणक्य है, एक विष्णुगुप्त है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 4 ने 10, सॉरी यहाँ पर मैं 4 कह गया था। तो 10वां क्वेश्चन दिया जा रहा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था। अर्थात जो पश्चिमी एशिया है वहां के यूनानी राजा हैं जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इनका एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में था, उसका नाम क्या था यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में मेगस्थनीज, ऑप्शन डी में ऑप्शन बी है डिमेकस या फिर डायमेकस। इसके बाद में ऑप्शन सी है फायान या फिर ऑप्शन डी अर्थात हुएनसांग। तो इसका जल्दी से आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अर्थात चंद्रगुप्त के दरबार में एक पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इनका राजदूत रहता था, उसका नाम क्या था। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अर्थात इनका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। इसके बाद में जो डिमेकस और डायमेकस है ये बिंदुसार के समय में आया था और इसके बाद में जो फायान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। जबकि जो हुएनसांग है ये वर्ष के काल में ये हर्ष के काल से संबंधित है। ओके, हर्षवर्धन के काल से संबंधित है हुएनसांग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। Give it up for Neha Dhupia. If you're a mom, you know कि अभी तो लाइफ शुरू हो रही है। सुबह उठो, खाना खिलाओ, बर्प कराओ, पॉटी कराओ, डायपर पहनाओ, अपना काम करो, फिर सो जाओ। I'm just kidding. सोने का टाइम किसी को मिलता ही नहीं। Imagine, you're at work और घर से फोन आए कि बेबी को भूख लगी, इसीलिए ये ब्रेस्ट पम्प।
ताकि कल अगर मेरे बच्चे से कोई पूछे कि माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तो मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। तो 11वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसने उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया जा रहा है, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है, उसके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। ओके, इसके बाद में जो तीसरा कथन दिया जा रहा है वो ये है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो इन तीनों में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है कुछ कूटों की सहायता लेकर के। पहला कूट है कि केवल पहला कथन सही है और दोनों कथन गलत है, अर्थात सम्राट जो थे वो जब जनता के सामने आते थे तब शोभा यात्रा निकाली जाती थी और जो जश्न थे वो मनाए जाते थे। इसके बाद में ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि केवल दूसरा कथन सही है, अर्थात केवल जो राजा होते थे उनके जो अंगरक्षक थे वे सोने और चांदी से सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक जो थे वो पेड़ लेकर के चलते थे। इसके बाद में जो ऑप्शन सी दिया जा रहा है केवल एक और दो सही है, अर्थात जो मैंने अभी दो बताए हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सही हैं। ठीक है, बाकी जो तीसरा ये गलत है। ऑप्शन डी में दिया जा रहा है कि जो तीसरा है ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही, अर्थात उपरोक्त तो सभी कथन सही है। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ये तीनों कथन सही हैं। अब इसकी व्याख्या को भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमको हमारे पूर्वजों के विषय में जानकारी मिलती है, हमारे इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो दिया जा रहा है कि उपरोक्त तो तीनों कथन सही हैं। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट को सोने की पालकी में जनता के सामने लाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ये जश्न लिखा है, ओके, जश्न मनाया जाता था। और इसके लिए 2 पॉइंट भी दिए जा रहे हैं कि अंगरक्षक जो थे, अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे, ठीक है, जो कि सोने से अलंकृत होते थे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। इस पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। आप लोग ये समझिएगा कि आज से पहले जो राजा लोग थे वो किस प्रकार से उसकी सुरक्षा में रहते थे। पहले पेड़ों को साथ में लेकर के चलते थे लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ जो राजा होते थे वो एक घेरे बंद सुरक्षा, बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच में रहते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ प्रशिक्षित तोते भी थे, अर्थात पक्षी थे, जो कि राजा के सर के आसपास मंडराते रहते थे, घूमते रहते थे झुंड के रूप में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या ना करे, इसलिए हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। अर्थात देखिएगा हथियारबंद पुरुषों के से घिरा रहे ये तो बात समझ में आती है, लेकिन महिलाओं से घिरे रहते थे ये थोड़ी सी टेढ़ी बात है। ओके, क्या है कि जो पहले के राजा थे उनको ये डर रहता था कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे, क्योंकि पहले जो रंजिश थी वो काफी चलती रहती थी, इसलिए ये हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। और उनका जो खाना होता था वो जब खाना खाते थे तो अपना खाने से पहले कुछ खास नौकरों को उसको खिलाया जाता था, वो उसको चखते थे और चखने के बाद में वो राजा को खाते थे जिससे कि उसमें जहर ना हो। इसके बाद में जो राजा थे पहले के वे लगातार 2 रातों तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 रातों तक एक ही कमरे में सोएंगे तो उनको डर था कि कहीं कोई इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच के हमें मार ना दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि आप सभी लोगों के समक्ष है। तो 12वां क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खारोष्ठी लिपि में मिलते हैं, अर्थात अशोक ने जो भी अभिलेख लिखाए थे उनमें ज्यादातर अभिलेख खारोष्ठी लिपि में मिलते हैं। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है, अब अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है इन कूटों के माध्यम से, अर्थात जो तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात केवल 1
और 3, ये दोनों कथन सही है और जो दूसरा कथन है ये वाला गलत है। जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख थे इनको प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ना कि ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत और जो ब्राह्मी लिपि है इसमें लिखा गया था, खारोष्ठी लिपि में नहीं। सॉरी, यहाँ पर मैं ब्राह्मी लिपि में बोल गया था। तो क्या है कि जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख थे उनको प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, खारोष्ठी लिपि में इनको एक भी जो तो अभिलेख नहीं लिखे गए थे। इसके बाद में क्या है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग युद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय की थी। अर्थात जब अशोक राजा बना था तो राजा बनने के इसने 8 साल बाद कलिंग विजय किया था। इसके बाद में दूसरा कथन है, इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तीसरा कथन है, इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। चौथा कथन है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो जल्दी से हमको इसका आंसर दीजिएगा कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए, बी या फिर सी, अर्थात 1, 2, 3 या फिर 4। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है, जैसे कि 13 का ए सही है। तो 1 मिनट, इसके कुछ कूट दिए जा रहे हैं, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। ओके, ऐसे आप नहीं दे पाएंगे। तो पहला कूट है कि केवल 1 और 2 सही है, केवल पहला एक कथन सही है और दूसरा कथन सही है। इसके बाद में ऑप्शन बी केवल 2 और चौथा कथन सही है। ऑप्शन सी केवल 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सही हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उफ, इतकं ऊन. हा, उन्हाने तर चेहऱ्यावर गॉगल्स टिकटवले. रिया, साबणाने 10 वेळा चेहरा धुतला, पण हा उन्हाचा सावळेपणा. सोप नाही, नवीन ग्लो अँड लवली फेस वॉश. ह्याचा 3 पट मल्टीव्हिटॅमिन फॉर्म्युला ऊन आणि धुळीचा सावळेपणा कमी करतो, ज्यामुळे चेहऱ्यावर येतो निखार. प्रत्येक वॉशद्वारे निखार आहे तयार. चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसकी हम लोग अब थोड़ी सी इसको भी देख लेते हैं व्याख्या को। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग, इससे भी ज्यादा लोगों को मारा गया। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्या है कि जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसके बाद इनको बहुत ही दुख हुआ था और इन्होंने धम्म को अपना लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था, गुलाम बना लिया गया था और 1 लाख से अधिक लोग जो थे उनको मार दिया गया था। इससे इनको बहुत ही दुख हुआ था और ये जो अशोक ने जो ये युद्ध जीता था, ये राजा बनने के 8 साल बाद इन्होंने ये युद्ध जीत पाया था। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा युद्ध माना गया था। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर के अशोक ने धम्म, ठीक है, धम्म को हम धर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, धम्म अर्थात धर्म, तो धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया था। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। अर्थात धम्म के संदर्भ में जो अशोक के विचार हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला कथन, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। बहुत ही अच्छा ये उनका विचार था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा विचार है, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और उसके बाद में उसके पोते, ठीक है, युद्ध ना करें। इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान दें, अर्थात धर्म को बढ़ावा देने में वो अपना योगदान दें, युद्ध ना करें। ठीक है, और इसके लिए आप अगर इसको आंसर देना है तो आप उपयुक्त कथनों के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। अर्थात ऑप्शन ए केवल दूसरा सही है, ऑप्शन जो तो बी केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों ही कथन गलत हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अशोक ने जो 2 बातें अशोक की यहाँ पर लिखी गई हैं, क्या ये दोनों बातें सही हैं या फिर गलत हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात दोनों ही बातें सही दी गई हैं। कलिंग अभिलेख में धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और उनके बाद में बेटों के बेटे अर्थात मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है।
ठीक है, तो जो जिसको हम लोग आज धर्म बोलते हैं उसको पहले धम्म कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये आप सभी लोगों के सामने इसका आंसर भी है। अशोक ने जगह जगह पर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन सभी अधिकारियों को धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? धम्म महामात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसका भी आंसर आप सभी लोगों के सामने है। दिया जा रहा है कि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? इसके ये सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पर व्याख्या दी जा रही है। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जैसे कि देवनागरी, तमिल, बांग्ला और इसके बाद में मलयालम, ये सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। दिया जा रहा है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। दूसरा कथन, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के आदेशों को उन लोगों को पढ़कर के सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। तीसरा कथन, अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो इसके बाद में जो तो इन कूटों के माध्यम से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। अर्थात 17 का ए सही, अर्थात केवल एक सही है, दूसरा तीसरा ये दोनों गलत हैं। या फिर ऑप्शन बी, अर्थात 17 का केवल दूसरा और तीसरा सही है और जो पहला कथन ये वाला गलत दिया जा रहा है। या फिर ऑप्शन सी, अर्थात 17 का केवल एक और दो कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। या फिर ऑप्शन डी, ये तीनों ही कथन सही हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके आंसर का हमको इंतजार रहता है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए उपयुक्त सभी कदम उठाए थे, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया जा रहा है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था अशोक ने। तो ये इन्होंने आदेश दिए थे। तो इसको आप बताइएगा कि सही है या फिर गलत है। इसके अंदर दूसरा जो इसका संदेश था वो ये था, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई थी। ये रीतियां अपने आदेशों द्वारा अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना था। अर्थात जो ये अशोक था, इसने अपनी प्रजा को कुछ संदेश दिए थे। ठीक है, कुछ संदेश दिए थे, उनमें से यहाँ पर दो दिए जा रहे हैं कि इस अशोक ने कहा था कि ये जो कर्म कांड है, ये अनुष्ठान है, ये ना करें। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो हम लोग विभिन्न अवसरों पर कर्म कांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं है और इसकी जगह पर हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, दासों और नौकरों के साथ में अच्छा व्यवहार